तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए क्विज को लेकर जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर पे। तो देखें जो पहला प्रश्न है कि सूखे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सूखा एक लंबी अवधि आमतौर पर एक मौसम या उससे अधिक अवधि में वर्षा की मात्रा में प्राकृतिक कमी का परिणाम है। दूसरा कथन है कि सूखा प्रायः तेज हवाओं, उच्च तापमान और उच्च सापेक्ष आर्द्रता से जुड़ा होता है। तीसरा कथन है कि जल विज्ञान संबंधी सूखा तब होता है जब उपलब्ध मिट्टी की नमी स्वस्थ फसल के विकास के लिए अपर्याप्त होती है और अत्यधिक तनाव और मुरझान का कारण बनती है। बताना है कि इन कथनों में से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला कथन है कि सूखा एक लंबी अवधि आमतौर पर एक मौसम या उससे अधिक अवधि में वर्षा की मात्रा में प्राकृतिक कमी का परिणाम है, तो ये सत्य है। दूसरे कथन की बात करें कि सूखा प्रायः तेज हवाओं, उच्च तापमान और उच्च सापेक्ष आर्द्रता से जुड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि जो सूखा है ये प्रायः तेज हवाओं से जुड़ा होता है, उच्च तापमान से जुड़ा होता है और निम्न सापेक्ष आर्द्रता से जुड़ा होता है, तो दूसरा कथन जो है गलत है। तीसरे कथन की बात करें कि जल विज्ञान संबंधित सूखा तब होता है जब उपलब्ध मिट्टी की नमी स्वस्थ फसल के विकास के लिए पर्याप्त होती है और अत्यधिक तनाव और मुरझान का कारण बनती है, यह कथन सत्य है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल दो कथन सही हैं, पहले और तीसरे। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि कॉकेसस पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि यह पर्वतमाला कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर के बीच फैली हुई है। दूसरा कथन कि यह स्थानिक वनस्पतियों और जीव जंतुओं के साथ जैव विविधता का केंद्र है। तीसरा कथन है कि यह क्षेत्र अपनी विवर्तनिक संरचना के कारण भूकंपीय गतिविधि के प्रति संवेदनशील है। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो कॉकेसस पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो यह भूमध्य सागर के नहीं, मतलब भूमध्य सागर के नहीं बल्कि काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। और ये जो कॉकेसस पर्वत है इसका विस्तार रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान तक फैला हुआ है। और तो पहला कथन गलत है, कैस्पियन सागर नहीं बल्कि भूमध्य सागर नहीं बल्कि कैस्पियन सागर और ब्लैक सी या काला सागर के बीच फैला हुआ है, तो पहला गलत है। दूसरा कथन कि यह स्थानिक वनस्पतियों और जीव जंतुओं के साथ जैव विविधता का केंद्र है, सत्य है। तीसरा कथन कि यह क्षेत्र अपनी विवर्तनिक संरचना के कारण भूकंपीय गतिविधि के प्रति संवेदनशील है, यह सत्य है क्योंकि यह यूरेशियन और अरेबियन प्लेटों के टकराव क्षेत्र में स्थित है, जिससे यह क्षेत्र भूकंप प्रवण जोन में आता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल दो, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता माउंट एरेबस को पृथ्वी के सक्रिय ज्वालामुखियों में अद्वितीय बनाता है। यह दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाला एकमात्र ढाल ज्वालामुखी है। यह बेसाल्टिक विस्फोटों वाला सबसे उत्तरी स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। और सी है कि यह ध्रुवीय वातावरण में एक स्थायी लावा झील है तथा सूक्ष्म स्वर्ण क्रिस्टल उत्सर्जित करता है। डी है कि यह हिंद महासागर में समुद्र तल से ऊपर स्थित एकमात्र ज्वालामुखी है। बताना है कि माउंट एरेबस जो कि पृथ्वी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है क्यों अद्वितीय है। तो ये जो माउंट एरेबस है अगर हम इसकी बात करें तो यह सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में अद्वितीय है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के रास जो द्वीप है वहाँ स्थित है। और यह ऐसे ज्वालामुखियों में से एक है, मतलब कुछ ज्वालामुखियों में से एक है जिनमें लगातार लावा झील निकलती रहती है और यह 1972 से सक्रिय है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि यह ध्रुवीय वातावरण में स्थायी लावा झील है तथा सूक्ष्म स्वर्ण क्रिस्टल उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो जो माउंट एरेबस है, इसके अलावा जो माउंट एरेबस है यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, जो कि
पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी हिस्से में सक्रिय ज्वालामुखी है और यह जो ज्वालामुखी है इसका प्रकार स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, जो कि लावा और राख की परतों से बना हुआ है, शंकु आकार की। और इसकी खोज सन 1841 में ब्रिटिश खोजकर्ता सर जेम्स क्लार्क रॉस द्वारा किया गया था, तो जिसका नाम उनके जहाज HMS एयरबेस के नाम पर रखा गया, एरेबस। ठीक है, एरेबस, माउंट एरेबस। और इसमें जो विस्फोट होता है वो स्ट्रॉम्बियन विस्फोट होते हैं और कभी कभी पिघले हुए लावा बम भी निकलते हैं इससे। ठीक है, और ये देखेंगे तो ये इसका अंटार्कटिका के जो कुछ मेजर वेल्कोनोज हैं उनका, तो यहाँ पे ये माउंट एरेबस स्थित है। ये देखिए रॉस सी पे, है ना। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि किलाउआ ज्वालामुखी में ज्वालामुखी विशेषता का उसकी विशेषता से मिलान करें। विशेषता है और विवरण है। विशेषता है शील्ड ज्वालामुखी, विवरण में पार्श्व मैग्मा घुसपैठ और विदर विस्फोट के स्थल, बी दरार क्षेत्र, विस्फोट के बाद शिखर के ढहने से बना अवसाद, सी कॉल्डेरा, कम श्यानता वाले लावा, प्रवाह के साथ चौड़ी कोमल ढलाने। सही कोट का चयन करें। ए में है ए का 1, बी का 2, सी का 3, बी में है ए का 3, बी का 2, सी का 1, और सी में है ए का 1, बी का 3, सी का 2, और डी में है ए का 3, बी का 1, सी का 2। अब थोड़ी सी हम पहले किलाउआ ज्वालामुखी की अगर हम बात कर लें तो ये जो अपना किलाउआ ज्वालामुखी है असल में यह हवाई द्वीप में पाया जाता है। हवाई द्वीप के बिग आइलैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर जो हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान है उसी के भीतर स्थित है ये एक किलाउआ ज्वालामुखी। और एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अपने विस्तृत ढलानदार आकार और तरल लावा प्रवाह के कारण जाना जाता है। और यहाँ पे एक बड़ा काल्डेरा और 2 सक्रिय दरार क्षेत्र पाई जाती हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ए का 3 शील्ड ज्वालामुखी, यानी जिसमें कम श्यानता वाले लावा प्रवाह के साथ चौड़ी और कोमल ढलाने। बी का 1 दरार क्षेत्र, पार्श्व मैग्मा घुसपैठ और विदर विस्फोट के स्थल होते हैं दरार क्षेत्र। और कॉल्डेरा की बात करें तो विस्फोट के बाद शिखर के ढहने से बना अवसाद। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों और उनसे संबंधित स्रोत ग्लेशियरों पर विचार करें। नदी है श्योक, नुब्रा, जास्कर, और दूसरी तरफ है स्रोत ग्लेशियर जहाँ से निकलती हैं रिमो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, द्रंगजंग ग्लेशियर। बताना है इनमें से कितने सही सुमेलित हैं। केवल एक, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये तीनों कथन सत्य हैं, यानी कि श्योक जो है रिमो ग्लेशियर से निकलती है और श्योक नदी जो है रिमो ग्लेशियर से निकलती है। और रिमो ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो यह काराकोरम की एक शाखा है। इसके अलावा श्योक की ही प्रमुख सहायक नदी नुब्रा नदी है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। जास्कर नदी की बात करें तो जास्कर नदी जो है यह सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में द्रंग ग्लेशियर से निकलती है ना। अब 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम। 6वां नंबर प्रश्न है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के पारिस्थितिकी प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि माइक्रोप्लास्टिक्स मिट्टी के घनत्व और जल धारण क्षमता को बदल सकते हैं जिससे पौधों की वृद्धि दर पर असर पड़ सकता है। दूसरा कथन है कि केंचुए आसानी से माइक्रोप्लास्टिक को निगल लेते हैं जिससे उनके पाचन तंत्र में छोटे छोटे नैनोप्लास्टिक टूट जाते हैं जिससे उनकी जैव उपलब्धता बढ़ जाती है। तीसरा कथन है कि कुछ मृदा कवकों में पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट यानी कि पीईटी जैसे विशिष्ट प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक को आंशिक रूप से विघटित करने की एंजाइमेटिक क्षमता होती है। चौथा कथन है कि माइक्रोप्लास्टिक मुख्य रूप से हाइड्रोफोबिक कार्बनिक प्रदूषकों के लिए वाहक के रूप में कार्य करते हैं लेकिन अपनी सतह आवेश विशेषताओं के कारण भारी धातुओं को शायद ही कभी सोखते हैं। बताना है कि इनमें से कितने सत्य हैं।
केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार? तो सही विकल्प यहाँ पे सी है। ये सभी जो तीन कथन है, केवल तीन कथन सही हैं। पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है और तीसरा कथन सत्य है। चौथा कथन जो है ये गलत है, क्योंकि ये भारी धातुओं को भी सोखने में मतलब सोखते हैं। तो सही विकल्प यहां पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन यानी कि MCDR के लिए चर्चा की गई विधियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला कथन है कि महासागरीय क्षारीयता संवर्धन यानी कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए समुद्री जल में ओलिविन या चूने जैसे क्षारीय खनिजों को मिलाया जाता है। यह महासागरीय क्षारीयता संवर्धन कहलाता है। ठीक। दूसरा है कि कृत्रिम अपवेलिंग या डाउनवेलिंग। तो इसमें क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर गहरे पानी को सतह पर पंप करना या सतह के पानी को नीचे पंप करना, ये कृत्रिम अपवेलिंग या डाउनवेलिंग कहलाता है। तीसरा, समुद्री शैवाल की खेती। बड़े पैमाने पर मैक्रो शैवाल की खेती जो वृद्धि के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। इसके बाद बायोमास को गहरे समुद्र में डुबो दिया जाता है। बताना है कि इनमें से कितने सही सुमेलित हैं, यानी कि जो परिभाषा बताया गया है वो सभी सही हैं या नहीं, क्या कंडीशन है ये देखना है आपको। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहां पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि तीनों कथन सत्य हैं। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अधिनियम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसकी सिफारिशें किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य से भूमि के किसी भी हस्तांतरण के लिए अनिवार्य है। दूसरा कथन है कि अनुसूची 1 के पशुओं को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है तथा मानव जीवन के लिए खतरे जैसी विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार उनका शिकार करना प्रतिबंधित है। तीसरा है कि सामुदायिक रिजर्व की अवधारणा निजी या सामुदायिक भूमि पर संरक्षण की अनुमति देती है, लेकिन स्थानीय समुदाय को पारंपरिक संसाधन उपयोग अधिकारों को प्रतिबंधित करती है। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन या फिर एक और तीन, तीनों। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केवल दो, यानी कि सिर्फ दूसरा कथन इसमें सत्य है, कथन एक गलत है। देखिए, जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। हालांकि इसकी जो सिफारिशें हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं और आम तौर पर जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं वहाँ से भूमि के डायवर्जन के लिए उनका पालन किया जाता है। अंतिम निर्णय सरकार के पास होता है और अधिनियम यह नहीं बताता है कि इसकी सिफारिशें सभी परिस्थितियों में या अन्य सभी कानूनी प्रावधानों या न्यायिक निगरानी को दरकिनार करते हुए पूरी तरह से अनिवार्य हैं। हालांकि उनका जो महत्वपूर्ण वजन होता है। इसके अलावा जो पर्यावरण मंत्री होते हैं उनकी अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो स्थायी समिति है अक्सर मंजूरी प्रस्तावों को संभालने का काम करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना इनकी अध्यक्षता में की गई है कि इसके बाद ऐसा हुआ है, संशोधन के बाद, तो ऐसा नहीं, ये प्रारंभ से ही था, इसलिए पहला कथन गलत है। और सामुदायिक रिजर्व की अगर हम बात करें तो इसे जो सामुदायिक रिजर्व को WPA यानी कि मतलब एक धारा 36 है उसके तहत निजी या सामुदायिक भूमि पर घोषित किया जाता है। हालांकि इसका लक्ष्य जो है संरक्षण रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल दूसरा कथन सत्य है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित पारिस्थितिक अवधारणाओं पर विचार करें। पहला है पारिस्थितिकी पदचिन्ह।
पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव मांग का एक माप जो पृथ्वी की पुनर्जनन की पारिस्थितिक क्षमता के विरुद्ध मानव मांग की तुलना करता है। दूसरा है इकोक्लाइन, यानी कि जो बताता है कि पर्यावरणीय ढाल के अनुरूप प्रजातियों की संरचना या समुदाय संरचना में क्रमिक या निरंतर परिवर्तन। एज इफेक्ट या किनारा प्रभाव, जो कि दो विभिन्न आवास प्रकारों के बीच इकोटीन या सीमा पर प्रजातियों की विविधता और घनत्व में वृद्धि की प्रवृत्ति को बताता है। चौथा है पारिस्थितिकी आला या इकोलॉजिकल निस, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर किसी प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति जिसमें जैविक और अजैविक कारकों के साथ उनकी अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं। अब हमको बताना है कि जो परिभाषाएं दी हुई हैं इनमें से कितने सही हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार। तो यहां पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये सभी चारों परिभाषाएं सही हैं, तो कथन डी सही हो जाएगा विकल्प, है ना। अब 10वां देखते हैं प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैव संचय से तात्पर्य, कथन एक है कि जैव संचय से तात्पर्य किसी जीव में कीटनाशकों या अन्य रसायनों जैसे पदार्थों के क्रमिक संचय से है, जो तब होता है जब जीव पदार्थ को उस दर से अधिक तेजी से अवशोषित करता है जिस दर से पदार्थ अपचय और उत्सर्जन द्वारा खो जाता है। कथन 2, जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ पदार्थ खाद्य श्रृंखला के क्रमिक उच्च स्तर पर जीवों में अधिक केंद्रित हो जाते हैं। अब उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला कथन है, ये पहला विकल्प है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। विकल्प बी है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और विकल्प सी है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो यहां पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 जो है ये कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो साथियों ये था जनरल स्टडीज पेपर 1 का एक मॉडल सेट। आई होप कि ये आप की तैयारी को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, और जैसा कि अब बिल्कुल करीब है एग्ज़ाम, तो बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, जय हिंद।